दोस्तों, एक विदेशी लड़की जिसका नाम एना था, उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य से बहुत ज़्यादा लगाव था। वह इसे सीखना चाहती थी और इसे सीखने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का गढ़ माने जाने वाले शहर बनारस पहुंच जाती है। जैसे ही फ्लाइट के द्वारा वो बनारस पहुंचती है, बनारस एयरपोर्ट पर पहुंचती है और एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही आती है, वहाँ पर बहुत सारे ऑटो वालों का भीड़ लग जाता है। ऑटो वाले उससे कहते हैं, मैडम तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ लेकर के चलें। और इस तरह से ऑटो वाले जब भीड़ लगा लेते हैं तो लड़की है ना काफ़ी परेशान होने लग जाती है। और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए एक चोर उसके कंधे में लटक रहे लेदर के पर्स को छीन करके और भागने लग जाता है। एना काफ़ी परेशान होने लगती है, वह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पर्स में उसका वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था, बहुत सारे ज्वेलरी और बहुत सारे पैसे थे। और ये चीज़ें देख करके वो काफ़ी परेशान होने लगती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस चोर के पीछे नहीं भाग रहा था, उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। तभी दूर खड़ा एक लड़का जिसका नाम मनोज होता है। मनोज जब ये सारी चीज़ें देखता है और उस चोर को भागते हुए देखता है तो बिना सोचे समझे मनोज उसके पीछे भागने लग जाता है, दौड़ने लगता है। और काफ़ी देर के बाद उस चोर को दौड़ाने के बाद उसका पर्स जो था उसे छीन लेता है और छीन करके ले आकर के एना को दे देता है। जैसे ही एना अपना पर्स पाती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसी पर्स में उसका वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी होते हैं। और जब उसको मिल जाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो मनोज की तरफ काफ़ी देर तक देखती रहती है और सोचती रहती है कि कितना अच्छा इंसान है। मनोज को थैंक यू बोलती है और अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल करके मनोज की तरफ देने लगती है। मनोज उसके पैसों को वापस कर देता है और कहता है, मैडम पैसे की क्या ज़रूरत है, आप मेरे लिए मेहमान हैं। हमारे देश में यही सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देवता के समान हैं। और आपके लिए अगर हमने थोड़ा सा मेहनत किया, आपका पर्स ले आकर के हमने दिला दिया, तो कोई बहुत बड़ा उपकार आपके ऊपर नहीं किया है। मैंने अपना फ़र्ज़ ही निभाया है, जो मेरा फ़र्ज़ था वही मैंने किया है। इसलिए आप पैसा वगैरह मुझे मत दीजिए और थैंक यू भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब महिला जो एना थी उसकी ये बातें सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और सोचने लगती है कि हिंदुस्तान के लोग कितने नेक विचारों के हैं। तभी वहाँ पर जो ऑटो वाले अभी तक उस एना को परेशान कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करता है मनोज और कहता है, देखिए ये हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए देवता के समान हैं। हमारे देश में जब ये लोग आते हैं तो हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग इनके साथ मिसबिहेव करेंगे और ये अपने देश में जब जाएंगी तो हमारे बारे में गलत चीज़ें, गलत उदाहरण लेकर के जाएंगी और जो अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। इसलिए आप लोग ऑटो चालक हैं, आप लोग यहाँ पर हमेशा आप लोगों के इन विदेशी लोगों के साथ आप लोगों का पाला पड़ता रहता है। आप लोगों का विचार अच्छा होना चाहिए, इनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करा करिए। आप लोगों का इस तरह का व्यवहार मैं काफ़ी देर से देख रहा था, वो उचित नहीं है। काफ़ी ऑटो वालों को समझाता है और तब ऑटो वाले जितने भी होते हैं अपनी आंखें नीची करके और धीरे धीरे अपने ऑटो की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद मनोज एना से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। एना उसे सारी चीज़ें बता देती है और कहती है कि मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ और इसी को सीखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कोई अच्छा कॉलेज, यहाँ का जो नाट्य अकादमी वगैरह है, जो भी संगीत विद्यालय है, वहाँ पर मुझे एडमिशन लेना है। मनोज कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, यहाँ का जो सबसे टॉप मोस्ट संगीत विद्यालय है वहाँ पर मैं आपका एडमिशन करा देता हूँ। जो मनोज होता है उसे अपनी गाड़ी पर बैठा करके और लेकर के आता है और यहाँ के सबसे बड़े नाट्य अकादमी में उसका एडमिशन करा देता है। दोस्तों, वहाँ पर वो संगीत का शिक्षा लेने लगती है, लेकिन उसके बाद मनोज और एना के बीच में प्यार पनपने लगता है। ये एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं और इस कदर एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। एक विदेशी लड़की जो एक हिंदुस्तानी से इस तरह से मिली थी और उसके बाद उसी हिंदुस्तानी को अपना दिल दे देती है, उसे दिलो जान से चाहने लगती है और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ करके और उसके साथ हो लेती है। बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सबसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्राचीन शहर है जिसका नाम है बनारस। बनारस शास्त्रीय संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर देश और विदेश के हजारों छात्र शास्त्रीय संगीत और नृत्य का यहाँ पर आकर के शिक्षा लेते हैं। बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ से शिक्षा लेकर के और अपने देश में जाकर के शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेकर के इसी देश में रच बस जाते हैं।
दोस्तों इसी शहर का रहने वाला एक लड़का था मनोज। मनोज बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और प्रेजेंटली मनोज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का छात्र था। चौथे साल का छात्र था और पढ़ाई के साथ साथ में वो एक ट्रैवल एजेंट का भी काम करता था। एक दिन मनोज बनारस का जो एयरपोर्ट है, बाबतपुर एयरपोर्ट, वहाँ पर अपने ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। वहीं पर बैठा हुआ था, तभी देखता है कि एक विदेशी लड़की फ़्लाइट से उतरती है और उसके आसपास बहुत सारे ऑटो वाले और बहुत सारे लोग भीड़ जमाए हुए हैं, उससे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो महिला काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी वो देखता है कि एक चोर उसके कंधे में लटका हुआ पर्स को उसके छीन करके और भागने लग जाता है। वह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन उस एयरपोर्ट पर उसका हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तभी मनोज से रहा नहीं जाता है और वो भागने लग जाता है, उस चोर के पीछे दौड़ने लग जाता है और काफ़ी देर तक दौड़ाने के बाद उसके पास से उस पर्स को छीन लेता है। उस चोर को पकड़ करके ले आकर के वहाँ पर एक पुलिस वाला चौराहे पर था, उसके हैंडओवर करता है और उस पर्स को ले आकर के सीधे उस विदेशी लड़की एना को दे देता है। एना जैसे ही पर्स पाती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसी पर्स में एना का जो पासपोर्ट और वीज़ा सब कुछ था, बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह थे। एना काफ़ी परेशान थी, लेकिन जैसे ही उसको पर्स मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उस लड़के के मनोज की तरफ देखने लगती है और उसको थैंक यू कहती है और कुछ पैसे अपने पर्स से निकाल करके और मनोज को देने लग जाती है। मनोज उस पैसों को वापस कर देता है और कहता, मैडम इस तरह के पैसे देने की मुझे ज़रूरत नहीं है और आप हमारे देश की मेहमान हैं। हमारे यहाँ ही सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देवता के समान हैं और आपका हमने हेल्प किया, आपकी मदद किया, तो हमने कोई एहसान आपके ऊपर नहीं किया है, हमने अपना फ़र्ज़ ही निभाया है और इसके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पर्स अपने पास रखिए, हमने आपकी मदद किया है, बस इतना ही है। जो एना थी उसके तरफ काफ़ी देर तक देखने लगती है। एना की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और एना सोचने लगती है कि देखो इस देश के लोग कितने अच्छे हैं, कितने नेक विचारों के हैं। और काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद एना चुपचाप काफ़ी देर वहाँ खड़ी रहती है। तभी जो मनोज होता है वहाँ पर खड़े ऑटो वालों के तरफ मुखातिब होता है और कहता है कि जो काफ़ी देर से मैं आप लोगों को देख रहा था, आप लोग इनको परेशान कर रहे थे, ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये हमारे देश के लिए मेहमान हैं और इनकी मदद करना और इनको सही रास्ते से ले जाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इस तरह से आप लोग जो बिहेव इनके साथ कर रहे थे, क्या इनके दिलो दिमाग में बैठेगा? कल अपने देश में जाएंगी तो यही कहेंगे कि ये हिंदुस्तान वाले अच्छे नहीं हैं, वो परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो हमारे देश के लिए ये अच्छी बातें नहीं हैं। तो इस तरह से आप लोग बिहेव मत किया करिए। आप लोग यहाँ पर ऑटो वगैरह चलाते हैं, आप लोगों का तो फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे विदेशी मेहमान आते हैं तो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, इसलिए आइंदा से आप लोग ऐसी गलती कभी ना करें। और इतना कहने के बाद वो एना की तरफ मुखातिब होता है और कहता है कि आपको कहाँ जाना है। एना उसे सारी बातें बता देती है और कहती है कि मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और वही चीज़ सीखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर कोई यहाँ पर अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छी एकेडमी है, तो आप मुझे वहाँ पर पहुँचा दीजिए। मनोज कहता है कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको लेकर के चलता हूँ। और मनोज अपनी गाड़ी में उसको बैठा करके और यहाँ का जो बनारस का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एकेडमी है वहाँ पर लेकर के चला जाता है। एना का वहाँ पर एडमिशन करा देता है और बगल में ही वहाँ पर एक फ़्लैट लेकर के किराए पर उसको दे देता है। बगल में ही फ्लैट होता है और बगल में ही एकेडमी होती है। वो अपने फ्लैट में रहती है और उस एकेडमी में नृत्य और संगीत की शिक्षा लेने लगती है। लेकिन दोस्तों जब ये सारी चीज़ें मनोज करता है तो उसके बाद एना उससे उसका मोबाइल नंबर मांग लेती है और जब मोबाइल नंबर वो दे देता है तो दोनों लगातार घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और दोनों के बीच में प्यार पनपने लग जाता है। एना हमेशा रात को जब भी वो अपने गीत और संगीत से फुर्सत में होती है ज़रूर मनोज को फ़ोन कर लेती है और घंटों घंटों तक मनोज और एना बातें करते रहते हैं। मनोज अब धीरे धीरे एना की तरफ खींचा चला आ रहा था और एना भी मनोज की तरफ खींची चली आ रही थी। अब डेली मनोज एना को लेकर के जो यहाँ की गलियाँ हैं, बनारस की गलियों में घुमाता रहता है। जब भी फुर्सत दोनों को मिलता है, दोनों यहाँ की जो घाट हैं, अस्सी घाट या जो भी मणिकर्णिका घाट वगैरह है, वहाँ पर उन घाटों पर लेकर के जाता है। घंटों तक एक दोनों बैठे रहते हैं और एक दूसरे के प्यार में मशगूल रहते हैं। घंटों तक इधर उधर की बातें करते रहते हैं। घंटों तक प्यार की बातें इन दोनों के बीच में होती रहती है। और फिर उसके बाद जो मनोज होता है एना को ले जाकर के उसके हॉस्टल में छोड़ दिया करता और फिर अपने घर जाता। इस तरह से इनका प्यार इतनी परवान चढ़ने लग जाता है
कि पता ही नहीं चलता है कि ऐना का यहाँ पर 2 साल कब बीत गया। 2 साल तक उसने अपने संगीत का शिक्षा लेती रहती है और जब 2 साल बीत जाता है तो ऐना को ऐसा महसूस होता है कि वो तो अब मनोज के प्यार में गिरफ्त हो चुकी है। अब मनोज को भी ऐसा लगता है कि अब ऐना के बिना उसका भी ज़िंदगी अब अच्छे तरीके से कट नहीं पाएगा। अब ऐना ही उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी और ये चीज़ें उन दोनों को काफ़ी परेशान कर रहा था। मनोज सोच रहा था कि अब ऐना अगर यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, और ऐना भी सोच रही थी कि मैं अब मनोज के बिना जा कर के तो अधूरी हो जाऊँगी। दोस्तों, ये काफ़ी दर्दनाक समय था जब दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर ऐना मनोज से कहती कि कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर किस्मत में होगा और हमारे एक दूसरे की किस्मत में लिखा होगा कि हम दोनों मिलेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन मिलेंगे। और फिर उसके बाद वो समय आ जाता है जब ऐना को अपने देश वापस जाना होता है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मनोज उसकी विदाई करता है। जब मनोज उसको बनारस के एयरपोर्ट पर लेकर के जाता है और जब उसे फ़्लाइट में बैठाता है तो मनोज की आंखें थम ही नहीं रही थी। वो लगातार रोए जा रहा था और यही हाल ऐना का भी था। जो भी एयरपोर्ट पे जो भी व्यक्ति थे, जो भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो देखने के बाद हर व्यक्ति दंग हो जा रहे थे कि आखिर क्या बात है इन दोनों के बीच में, क्यों एक दूसरे को रो करके एक दूसरे को देख करके इस तरह से ये दोनों रो रहे हैं। लेकिन इन दोनों की प्यार को देख करके हर व्यक्ति की आंखें नम हो जा रही थी। दोस्तों, उसको फ़्लाइट में बैठा देता है और ऐना अपने देश चली जाती है। लेकिन जब वो देश जाती है और इधर मनोज अपने घर आ जाता है तो मनोज का दिल किसी काम में नहीं लगता है और ऐना भी अपने देश में जाने के बाद वो भी अपने ठीक ढंग से नहीं रह पाती है। वो भी रात दिन मनोज को याद करती रहती है। कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं और अपनी सारी गिले शिकवे एक दूसरे से कहते रहते हैं। ऐना बार बार उसे कहती है कि अब तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है, दिल तो करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ से तुम्हारे पास आ जाऊँ। मनोज कहता है कि मेरा भी तो वही हाल है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी एक दिन ऐना अपने माता पिता से सारी चीज़ें बता देती है। ऐना जो थी वो एक बहुत बड़े अमीर परिवार की लड़की थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर थी। और जब वो अपने माता पिता से बताती है तो उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। वो ऐना को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है, यहीं पर तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो, तुम हिंदुस्तान में जाने के बारे में क्यों सोच रही हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तो अब हिंदुस्तान में ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अब मनोज के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम हिंदुस्तान में जाओगे तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। ऐना कहती है कोई बात नहीं, मैंने मनोज से प्यार किया है और मैं मनोज के बिना नहीं रह सकती हूँ, बेशक आप मुझे कुछ मत दीजिए। लेकिन तभी जो ऐना की माँ होती है अपने पति को समझाती है और कहती है कि यही तो एक हमारी बेटी है, सब कुछ तो इसी का है, अगर आप इसे बेदखल करेंगे तो किसको देंगे, यही हमारी सब कुछ जमा पूंजी है, इसलिए आप इस तरह से मत करिए। वो उसने किसी से प्यार किया है, किसी को दिलो जान से चाहा है, तो जाने दो, उसकी इच्छा में ही जो उसका मन है वही करने दो। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी इच्छा में ही हमारी भी इच्छा हो। अपने पति को समझाती है और ऐना के जो पिता होते हैं वो भी मान जाते हैं और उसके बाद ऐना को बहुत सारा जो पैसे रुपए वो देते हैं और ऐना वहाँ से पैसे वगैरह ले करके और सीधे हिंदुस्तान आ जाती है। यहाँ आने के बाद मनोज से मिलती है और जब अचानक से मनोज ऐना को देखता है तो देखते ही रह जाता है। मनोज की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और ऐना की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मनोज उसे देखने के बाद उसे ज़ोर से अपने गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तो ये सोच चुका था कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आओगी। लेकिन ऐना कहती है कि क्यों नहीं, तुमसे प्यार किया हमने तो इस तरह से प्यार को कैसे भुला सकती हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहा है, तुमने उस समय मेरी मदद किया है जब किसी इंसान के मदद की ज़रूरत थी, और जब 2 सालों तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे का सपना हम लोगों ने देखा, तो कैसे मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। बहुत सारे पैसे रुपए उसके माता पिता ने दिया था और उसके बाद आ करके यहाँ पर ऐना और मनोज काफ़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं। मनोज के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी और इन्होंने बढ़ चढ़ करके मनोज की शादी में अपना सहयोग दिया था। मनोज और ऐना का काफ़ी धूमधाम से काफ़ी अच्छे तरीके से शादी हो जाता है और शादी के बाद जो ऐना होती है उस शादी में जो ऐना के माता पिता होते हैं वो भी आए होते हैं, कुछ रिश्तेदार वगैरह सब कुछ आए होते हैं और काफ़ी धूमधाम से शादी होती है।
एना के माता पिता बहुत सारे पैसे वगैरह एना को और मनोज को दे करके जाते हैं और एना से कहते हैं कि तुम्हें और भी जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी तुम बता देना, मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे भेज दूँगा। एना कहते पिताजी मैं चाहती हूँ कि एक यहाँ पर एक बहुत ही शानदार संगीत एकेडमी खोला जाए और यही मेरी इच्छा है। उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जितना पैसा लगेगा मैं भेज दूंगा। और उसके बाद जितना भी ये पैसा मांगती है उस संगीत एकेडमी में खोलने के लिए जितने भी पैसे लगते हैं वो सारी पैसे उसके माता पिता इसको भेज देते हैं और एक बहुत ही शानदार यहाँ पर संगीत एकेडमी खोला जाता है और दोनों पति पत्नी मिल करके उस संगीत एकेडमी को चलाने लग जाते हैं। जिस दिन संगीत एकेडमी का वार्षिकोत्सव होता है उस दिन मनोज और एना अपना एक परफॉर्मेंस देते हैं और उस परफॉर्मेंस में इनका जो प्यार किस तरह से हुआ था और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हुए थे और फिर कैसे मिले थे, ये सारा परफॉर्मेंस वो जब दिखाते हैं तो यहाँ पर बनारस के जो कई विधायक वगैरह थे वो सारे उस फंक्शन में शामिल हुए थे। यहाँ के जो कल्चरल मंत्री थे वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। सब लोग जब देखते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठता है और उसके बाद वो लोग एना को और उसके पति मनोज को प्राइज़ देते हैं और काफ़ी इन्हें धन्यवाद कहते हैं। दोस्तों इस तरह से एना और मनोज दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके थे। आने वाले 2 साल के बाद एना और मनोज को एक बेटा और एक बेटी होता है। तभी एना मनोज की तरफ देख करके कहती है कि मैंने संगीत सचमुच सीखा है, लेकिन जो तुमने मेरे जीवन में जो संगीत की धुन भरा है उस संगीत की धुन से मैं पूरी तरह से जो अधूरी थी अधूरी से पूरी हो चुकी हूँ। ये संगीत का धुन आजीवन मेरे दिलो दिमाग में, मेरे जहन में इसी तरह से बजता रहेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी, एक विदेशी महिला हिंदुस्तानी लड़के को अपना करके और दोनों एक हो जाते हैं और उसके बाद जीवन भर इस प्यार को कभी भी अपने से जुदा नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।